नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जैसे जैसे 50% टैरिफ का काउंटडाउन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ट्रंप का मीटर डाउन भी तय माना जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे। वो भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज है और इसी वजह से 50% टैरिफ भी लगा दिया है। हालांकि भारत ने इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। भारत ने कहा कि वो वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे सस्ता मिले। ऐसे में भारत का ट्रंप को दो टूक जवाब। रूस से भारत के अच्छे संबंध और चाइना के साथ हाल ही में हुई मुलाकात ट्रंप के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। भारत के ट्रंप को मिले सीधे जवाब से ट्रंप को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। उधर टैरिफ को लेकर अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन पिछले टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार में जरूर गिरावट आई थी। ऐसे में आगे की क्या होगी नीति, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए कोई भी लॉजिक क्यों न दे, उसका दोहरा रवैया दुनिया के सामने आ चुका है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रूस से सबसे बड़ा आयातक चीन है, लेकिन उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। क्यों भारत को निशाना बनाने वाली दलीलें चीन पर लागू नहीं होती? भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा तेल वहीं से खरीदेंगे। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. ट्रंप प्रशासन रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर रहा है। भारत के राजदूत विनय कुमार ने अमेरिका को स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां महंगा तेल नहीं खरीदेंगी। दरअसल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात नहीं बनी थी। ट्रंप चाहते हैं कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर डील करें, लेकिन भारत इसको लेकर तैयार नहीं है। उसने पहले ही कह दिया था कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा था कि भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ को गलत करार दिया था और कहा कि भारत की व्यापार नीति घरेलू हितधारकों की सुरक्षा पर आधारित है। उधर ट्रंप के 50% टैरिफ को अमेरिकी एजेंसी का ही जवाब मिला है कि 50% टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की एक राहत भरी रिपोर्ट आई है। एजेंसी ने कहा कि ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत की जीडीपी पर असर बेहद मामूली रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा। देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 6.5% रह सकती है। इंडियन इकोनॉमी को उसकी मजबूत ग्रोथ और ठोस बाहरी निवेश का समर्थन है। ऐसे में फिलहाल भारत का इकोनॉमिक आउटलुक अन्य समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत बना हुआ है। इन सब के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम में भारत पर लगाए गए टैरिफ पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ इसलिए थोपा जिससे रूस को युद्ध रोकने पर मजबूर किया जा सके। भारत पर लगाए गए इस टैरिफ के पीछे का मकसद रूस पर आक्रामक आर्थिक दबाव बनाना था। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि रूस अगर हमले रोक दे तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल किया जा सकता है। ऐसा न करने पर उन्हें अलग थलग रखा जाएगा।
इधर 7 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, 17 अगस्त को चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का भारत आना और एस जयशंकर और पीएम मोदी से मुलाकात कर रिश्ते की मजबूती पर बात, और 21 अगस्त को जयशंकर और पुतिन की मुलाकात और तेल खरीद में छूट की बात ने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप जिस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भारत और रूस को बना रहे थे, वहां से उन्हें दो टूक जवाब मिल गया है। ऐसे में अब ट्रंप की अगली रणनीति और भारत की कूटनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो टैरिफ का काउंटडाउन है और ट्रंप का मीटर डाउन। ये इसलिए क्योंकि IRC यानी इंडिया, रशिया और चाइना की हम बात करें तो ये जो नज़दीकियां हम देख रहे हैं, ये जो संबंध हम देख रहे हैं, ये जो मुलाकातें हम देख रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन थोड़ी बढ़ाएगी। हालांकि वो अपने बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं जब टैरिफ की बात होती है। उन्हें लगता है मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन उनके इस टैरिफ का जवाब उन्हीं की, कहते हैं ना, अमेरिकी एजेंसी है फिच, उसने ही बहुत सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को लेकर कही हैं। देखिए, प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो जवाब दिया जा रहा है या ट्रंप को जो चीज़ कही गई है, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे थे भारत और रूस को लेकर, ये समझने वाली बात है कि अब यहां पर आने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि वो काउंटडाउन तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो घंटे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसके बाद अगला क्या करेंगे, क्योंकि कुछ अचानक से लाते हैं फिर पलट जाते हैं। यहां अब हो नहीं सकता, दाल नहीं गल रही ना। देखिए, रूस के साथ भी नहीं गल रही, जो दाल है वो गल रही उनकी। भारत ने भी दो टूक जवाब दे ही दिया है, चाइना पे वो कुछ कर नहीं पाए हैं। तो ये उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या। तो उनका मीटर फिलहाल डाउन दिखता है। आगे की क्या रणनीति ट्रंप की हो सकती है, भारत की क्या कूटनीति और एक नीति हो सकती है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनीत राठौर हमारे साथ जुड़े। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, अनुपम जी, क्या हो गया है? ट्रंप, माना जाए कि थोड़ा सा टेंशन है उनका थोड़ा सा मीटर डाउन यहाँ हुआ है, या मीटर डाउन करने की जो कोशिश इन देशों की तरफ से हुई है, तो हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो एक काउंटडाउन जो है टैरिफ का, वो जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, अगला कौन सा एक बम वो फोड़ देंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं रहता। और एक्चुअल में इकोनॉमी को देख के भी हम बात करें तो कितना प्रभाव उनके टैरिफ का पड़ सकता है। हालांकि हमने चर्चा पहले भी की थी और अमेरिकी एजेंसी जो है वो कह रही है बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं इन चीजों को। देखिए राखी, 27 अगस्त नजदीक आ रही है और 27 अगस्त वो दिन है जिस दिन टैरिफ फाइनल करेगा डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा गया है। तो 27 अगस्त के कुछ घंटे ही बचे हैं और कुछ घंटों बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगना, 50% लगना है या कुछ रियायत दी जानी। लेकिन अगर आज की आप वैश्विक थिंक टैंक्स की बात करें तो आप लगातार, मैं इस चीज को देख रहा हूं, चाहे वो जापान का थिंक टैंक हो या अमेरिका का थिंक टैंक हो या रशियन थिंक टैंक हो, सबको ये लगने लगा है कि भारत के ऊपर टैरिफ तो लगेगा। 50% ना सही हो सकता, 40% लगे, लेकिन अभी के हिसाब से उम्मीद यही दिख रही है कि 50% तक टैरिफ भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया जाएगा। अब इसके पीछे कारण कई सारे, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि वो भारत के थ्रू रशिया को बांधना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध टाइट करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जहां पर एजेंसियां बता रही हैं कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, तो वहां पर यह भी बता रही हैं कि भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के पास अल्टरनेट्स हैं और भारत की सरकार ने, भारत के व्यापारिक वर्ग ने उन अल्टरनेट्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और ये बहुत तेजी के साथ शुरू किया हुआ है। आप देखेंगे कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि $87 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, $87 बिलियन में एक बहुत बड़ा सेक्टर था फार्मास्यूटिकल्स का और एक बहुत बड़ा सेक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स का। उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ढीले पड़ चुके हैं और उन्होंने इन दोनों सेक्टर्स को अपने टैरिफ नीति से बाहर रख दिया।
इसी से पता चलता है कि ये टैरिफ का जो वार है उनका बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे से बाज आएंगे और उनको समझ में आएगा कि उन्होंने गलतियां कहाँ करी थी। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें राखी जी, तो निश्चित तौर पर $87 बिलियन एक बड़ी रकम होती है, और उस एक्सपोर्ट के ऊपर अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो निश्चित तौर पर एक्सपोर्ट में कुछ कमी आएगी। एक्सपोर्ट में कमी आने का सीधा सा मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर डोमेस्टिक मार्केट को उतना ज्यादा महंगे सामान खरीदने की आदत नहीं है। तो अल्टीमेटली वो जो बिजनेसमैन है वो अपने सामान को जिसको निर्यात नहीं कर पा रहे हैं उसके उसके रॉ मटेरियल को भारतीय किसानों से खरीदना कम करेंगे, तो अल्टीमेट प्रेशर भारतीय किसानों के ऊपर ही आएगा। तो ये एक चेन है और उस चेन को हमें समझना पड़ेगा। तब इसमें भारत सरकार को अब 27 अगस्त के बाद अपने फ्यूचर कार्रवाई के लिए अब अपने आप को दिखाना होगा। फ्यूचर के लिए भी भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इन्हीं ऑप्शंस के चलते ही फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां इस बात को लेकर के लगभग मुखर है कि भारत को इन टैरिफ से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। भारत अल्टरनेट का जुगाड़ करेगा और उसने उस तरफ करना शुरू भी कर दिया है। तो जैसा आपने कहा था ट्रंप क्या करेंगे, कौन सा बम फोड़ेंगे, वो बम ट्रंप को ही मुबारक हो, लेकिन भारत जो कि एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको रातों रात ये कह देना कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो हम परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जरूर दिखाई देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट तभी दिखाई देंगे जब ये टैरिफ लंबे समय तक लगा रहता है, जिसकी संभावना लगभग न के बराबर है, क्योंकि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ऊपर ये टैरिफ नहीं चलने वाला है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जितनी तेजी से बदल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, और भारत के पास एक सबसे बेहतर ऑप्शन ये रह रहा है कि 27 अगस्त के बाद अगर टैरिफ 50% होता है तो भारत WTO में जा सकता है, और वो एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि भले ही थोड़ा समय लेता है, लेकिन वहां पर जब भारत की आवाज बुलंद होगी तो अमेरिका को उसको अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारत वहां पर टर्म्स को डिक्टेट करेगा, और अंतरराष्ट्रीय जो और भी देश हैं जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं वो भारत के पीछे लामबंद हो सकती हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत के लिए भविष्य उतना अंधकार में नहीं है जितना ट्रंप लाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 राखी जी बोलिए। चलिए, एक कम से कम एक बात बहुत अच्छी लगेगी आज की हमारे तरफ से कोई जवाब तो गया। अभी तक तो हम एक सवाल में होते थे कि भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा। कम से कम वो जवाब गया, हमें जहां से सस्ता मिलेगा हम वहीं से तेल खरीदेंगे, नहीं तो उसमें भी हम डरे सहमे रहते। डरे सहमे मतलब हम बोलते नहीं, हम दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते। बहुत अच्छी बात है, इस बीच चाइना से भी जो मेल मिलाप हुआ, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आई, थोड़ी कुछ ना बहुत ज्यादा ना सही, कुछ तो अपन ने टेंशन बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आगे के लिए भी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए केसी जैन जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है। टैरिफ कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये हमारे सामने बाद में आएगा, लेकिन हमें उससे प्रिपेयर्ड कैसे रहना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो नीति होती है वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब उन्हें देखिए, अब इसीलिए जयशंकर ने सवाल उठाया ना कि चाइना के लिए आप क्यों नहीं बोल पा रहे। वहां आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि शायद बोल नहीं सकते, लेकिन आप रूस को लेकर और भारत को लेकर जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उससे आप कितना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने इस दबाव को झेला, या कह लीजिए कि हम उस दबाव में दबे नहीं, ये हमें अपना कायम रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है भारत के लिए कि आगे हम किस तरह से इन चीजों को लेकर जाएं, और यदि टैरिफ लगता भी है तो हमारी तैयारी क्या है। जी देखिए राखी जी, अब अभी आदरणीय एक्सपर्ट महोदय ने जो बातें रखी, अनुपम जी ने तमाम सारी बातें रखी, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपने जो बात कही कि अमेरिका में भी ट्रंप की जो नीति है केवल और केवल अपने व्यापार पर, अपने फायदे पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहती है। लेकिन अपने फायदे के साथ साथ भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नियम है, वो चाहे सौदेबाजी को लेकर के हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के हो, या दूसरे देशों के ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हैं उनको लेकर के। लेकिन अगर ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, अमेरिका मनमानी कर रहा है, तो विश्व में एकमात्र देश अमेरिका नहीं है। कुछ चीजों में सक्षम है अमेरिका, ये कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक व्यापारिक संबंध को लेकर के, अगर अब देखिए कि आखिर ट्रंप को क्यों टैरिफ को लेकर के दबाव भारत पे बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि और भी देश है जिससे हम पेट्रोलियम पदार्थ ले सकते हैं, और चीजों पे सौदे हम कर सकते हैं, हथियारों को लेकर के भी हम सौदेबाजी कर सकते हैं, निर्यात भी अब भारत देश करने लगा है तमाम सारे हथियारों का। तो जो पहले कभी हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले का भारत आज नहीं है।
आज भारत मजबूत होकर के विश्व पटल पे उभर करके आया है और इस चीज को लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सारे देश महसूस करते हैं। वो उसको कहें या ना कहें, लेकिन महसूस हर एक देश कर रहा है इस चीज को। और यही कारण है कि तमाम सारे देशों के राष्ट्रपति, तमाम सारे देशों के प्रमुख लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश में लगे। देखिए, भारत देश के अंदर जो आबादी है लगभग 140 करोड़ की आबादी, तो वो एक उपभोक्ता के रूप में भी देखते हैं भारत को, कि भारत में हम जो चीजें, भारत जो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट तो करता ही करता है, लेकिन जो इंपोर्ट करता है इसका भी बहुत बड़ा लाभ अगर कुछ देशों को मिल रहा है। अगर यहाँ पे संबंध खराब करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी एक साथ, उपभोक्ता एक साथ मिल जाना, ये बहुत बड़े लाभ के रूप में तमाम सारे देश देखते हैं। लेकिन भारत देश कहीं कमजोर नहीं है, हम भी तमाम सारी चीजों का निर्यात कर रहे हैं। और अभी एक्सपोर्ट महोदय ने, अनुपम जी ने जो बात कही कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं और एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है तो इसका कहीं ना कहीं बार हमारे देशवासियों पर पड़े, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने इसी का दूसरा रास्ता निकालना है। अभी क्या है कि अभी आपने जो बात कही इंडियन, रशिया और चाइना को लेकर के IRC की आपने जो बात कही, तो देखिए कि अब हमारे जो भी देश है, देशों को ना मिटाया जा सकता है ना हटाया जा सकता। तो इसके लिए हमें कूटनीति से भी काम करना है और भारत देश अपनी राजनीति, कूटनीति, व्यापारिक संबंध, सारी चीजों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के, इस तरीके के प्रेशर बनाने के बाद भारत ने जो अपना व्यापार लगातार रूस के साथ बढ़ाया, उससे बिल्कुल टेंशन में आ गए डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ है डोभाल जी के साथ में जब रशिया प्रमुख की मीटिंग हुई, पुतिन के साथ मीटिंग हुई, ये भी उनके लिए बहुत खटकने वाली चीज हुई। फिर क्या हुआ, एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है, उनके साथ लगातार मीटिंग हुई। और जो बात आपने भी अपने प्रोमो में कही चाइना को लेकर के, तो देखिए कोई भी देश हमेशा के लिए दुश्मन नहीं है, कोई भी देश हमेशा के लिए दोस्त नहीं है। जब हम शक्तिशाली होते हैं ना, तो जो दुश्मन देश होते हैं वो भी दुश्मन दोस्त, जो देश है वो भी दोस्त बनने के कगार पे आ जाते हैं जब हम शक्तिशाली होते हैं तो। और ये तमाम सारी चीजें चाणक्य ने अपनी 60 नीति में कही है कि पड़ोसी दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो हमारे पड़ोसी का पड़ोसी भी दुश्मन है हमारे पड़ोसी का। तो हम अपने पड़ोसी के पड़ोसी से अगर अच्छे संबंध बनाते हैं तो हमारे जस्ट जो पड़ोसी है उसके ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो कूटनीति का को लेकर के भारत देश एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और भारत देश की आर्थिक शक्ति भी बढ़ी है, भारत देश की पॉलिटिकल शक्ति भी बढ़ी है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये ट्रंप लगातार टैरिफ का दबाव बना रहे थे कि भाई आपको अगर रशिया से व्यापार करते हैं तो हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, अरे हमारे पास और भी रास्ते हैं। और तमाम सारी चीजों में हम स्वावलंबी भी हुए, हम जो है स्वयं आत्मनिर्भर भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि हम सब चीज आयात करेंगे या निर्यात करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। आज 15-20 साल पुराना बात नहीं है, आज भारत की शक्ति उभर करके विश्व पटल पर आई है। ट्रंप सोचे कि हम इस तरीके का दबाव बना लेंगे, दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रंप के वहां अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कई सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर टैरिफ 50% अतिरिक्त टैरिफ आप जो लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो GDP है भारत की पूरी वो भी ये विदेश जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जो वहां पे सर्च कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, तो वो बता रही है कि 6.5 रहने वाली है। यानी कि हमारा जो अंदेशा भारत देश के अंदर है, किस तरीके से अपनी GDP को बढ़ाए रखे या बनाए रखे जैसे कि तैसा, वही तस्वीर अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्होंने वही चीजें स्पष्ट की है। तो कुल मिलाकर के जब अमेरिका की रिपोर्ट आ गई ट्रंप के सामने कि टैरिफ का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, भारत देश कई अन्य देशों के साथ एक अच्छा तालमेल बना रहा है। और फिर एक एस जयशंकर जी ने जो सवाल उठाया, विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा सवाल उठाया अमेरिका के सामने कि अगर आप सिर्फ इसलिए दबाव बना रहे हैं कि आप दूसरे देशों से सौदेबाजी ना करें, व्यापार ना करें, सामान ना खरीदे ना बेचे, तो आप यही चीजें, यही शर्तें आप चाइना के साथ क्यों लागू नहीं करते? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानक सबके साथ एक होने चाहिए ना, अलग अलग तराजू में आप तौलेंगे ये चीजें लागू नहीं हो सकती हैं। और इस तरीके से भारत ने एक बड़ा दबाव बनाया है, बड़ा दबाव बनाने का स्पष्ट भी कर दिया है कि हम दबाव में आने वाले नहीं है। ये भारत की दृढ़ता, भारत की शक्ति और भारत की आर्थिक मजबूत शक्ति, इन सारी चीजों को स्पष्ट कर। ठीक है, वापस आऊंगी। शिवानंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, शिवानंद जी अभी नहीं जुड़े। डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं?
डीपी यादव जी अनम्यूट करिए। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ, डीपी यादव जी आपको मैं सुन पा रही हूँ। फिलहाल भारत के जो मजबूत संबंध, क्या आपको लगता है ट्रंप की टेंशन वाकई जो है वो बढ़ी है? और दूसरी चीज ये भी है कि जो टैरिफ को लेकर मुख्य रूप से जो चर्चा हो रही है, उस टैरिफ के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? फिलहाल भारत को इसलिए एक प्लस में हम लेकर चलते हैं क्योंकि हमने जवाब तो दिया, क्योंकि ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश थी ये बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम यहाँ जवाब दे पाए हैं। जी मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ डीपी यादव जी बोलिए। जी देखिए राखी जी, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से टैरिफ की चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से हर भारतवासी के मन में एक उत्सुकता है कि आखिर ये टैरिफ है क्या, भला है क्या चीज। लोगों को कहीं ना कहीं इस बारे में जानने की जिज्ञासा भी हुई है। देखिए कुछ दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा करके तमाम तरह के प्रोग्राम करते थे, नमस्ते ट्रंप से लेकर के ट्रंप के जो है कार्यक्रमों में उनके चुनाव प्रचार में भाग लिया था, तो उस समय लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि अमूमन ये कम दिखाई देता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री या किसी देश का कोई भी बड़ा नेता किसी दूसरे देश के चुनाव प्रचार में इतनी सीधी भागीदारी करता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उनके ट्रंप अच्छे मित्र हो सकते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, जिस प्रकार से वहां कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, इसको लेकर के तमाम देशों में भी चर्चाएं हुई थी इस बात को लेकर के। उस समय जो है शायद रसिया, चाइना या अन्य जो शक्तिशाली देश हैं उनको भी ये बात हजम नहीं हुई होगी। आज भले ही चाइना हमारे नजदीक आ गया हो, चाइना के थ्रू हम जो है अमेरिका पर प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हो, लेकिन अमेरिका से ज्यादा खतरनाक अगर कोई देश है तो ये मान के चलिए चाइना ही है। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी कहा करते थे और भी तमाम नेता लोग कहते थे कि ये कहीं ना कहीं ऐसा छुपा दुश्मन है कि आपके ऊपर प्रहार करेगा तो फिर आप उबर नहीं पाएंगे। तो एक तो अगर हम अमेरिका के बदले चाइना की तरफ नजदीक जा रहे हैं टैरिफ के बहाने, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। तो टैरिफ तो एक दूसरी चीज है, कल टैरिफ लागू होगा और हाल फिलहाल अभी आज की तारीख में तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि उस टैरिफ में कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने के मूड में ट्रंप हो, क्योंकि ट्रंप जो है एक ऐसे राजनीतिक या ऐसे नेता के रूप में दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है उनका डिसीजन मतलब लोगों की कल्पना से परे ही होता है। आखिर उन्होंने क्या सोच करके भारत के ऊपर इतना भारी भरकम टैरिफ लगाने का काम किया था? उनकी कोई भारत से दुश्मनी है या प्रधानमंत्री से कोई जाति दुश्मनी है या अन्य कोई कारण है? ये फिलहाल हमें जो है तमाम चीजों का विश्लेषण करने होगा और इसको तह में भी जाने की कोशिश करना होगा। लेकिन देखिए टैरिफ का जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, इसका असर तो पड़ेगा आने वाले समय में और इसका असर कुछ महीनों बाद दिखाई देगा। इसका व्यापक असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। ऐसा नहीं है कि हम इसको निगलेक्ट कर दें या हम इसको नजरअंदाज कर दें। इस पर भारत को एक गंभीर रणनीति के तहत आगे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत चालाक देश है और अमेरिका ये हमेशा से रणनीति के तहत काम करता आया है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। क्यों आखिर ट्रंप ने उन एक दो देशों में भारत को देखा कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न है राखी जी। इस प्रश्न को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जयशंकर प्रसाद के चाहे विदेश मंत्री रहे हो, चाहे जो उन्होंने जो काम किया है, हमको लगता है कि जो विदेश नीति है भारत की वो शायद उतनी कारगर नहीं सिद्ध हो पा रही है जो पहले की विदेश नीति हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के कार्यकाल के पहले विदेश नीति हुआ करती थी। तो इसलिए भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे, भारत को बहुत ज्यादा इस पर सोचना विचारना होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विनीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी? जी मैम। विनीत जी इसके पहले जब टैरिफ की बात हुई थी तो हमने देखा था शेयर मार्केट में किस तरीके से एकदम से, मतलब कहते हैं ना कि ये एक ऐसा बाजार है जहां पे आपको इमीडिएट असर दिखता है। अब यदि ये टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव शेयर मार्केट पर होगा, लेकिन हम भारतीय बाजार से कंपेयर करें, इन चीजों को देखें, कितना प्रभाव आप देखते हैं इसका यदि टैरिफ इंप्लीमेंट होता है तो?
मैम अगर टैरिफ इम्प्लीमेंट होता है, आज की कैंडल्स भी जो मार्केट के अंदर बनी है, फ्राइडे सेशन के अंदर एक बहुत अच्छा हमें डाउन साइड को देखने को मिला, लेकिन आज जो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर की साइड पे थे, लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी बनी है मार्केट के अंदर जो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या फिर एक डिसीजन मेकिंग नहीं है मार्केट के अंदर। तो कल का सेशन भी ऐसा ही रहेगा, और आने वाले जब परसों टैरिफ लगेगा या फिर अगर ये आगे पोस्टपोन करते हैं इसको कि, और जैसा चाइना के साथ में इन्होंने किया था कि हम लोग 90 डेज के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा है, तो फिर मार्केट के अंदर वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक फेस्टिवल सीजन के अंदर चल रहे हैं इस टाइम पे। और अगर इनकेस ये इंप्लीमेंट होता है हमारे पास में परसों से ही टैरिफ, तो फिर हम लोग और डाउन साइड पे आ जाएंगे, और डाउन साइड पे आने के बाद में कुछ एक करेक्शन रहेगी हमारे पास में 2-4 दिन के लिए, हम एकदम से देखेंगे उस इम्पैक्ट को पड़ते हुए। लेकिन एक हमारे पास में बहुत अच्छी न्यूज भी थी जो जीएसटी की, वो कुछ अभी जल्दी अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो उस चीज के लिए हमारे आगे मार्केट के अंदर, और उसका भी एक गुड न्यूज के ऊपर हमारी मार्केट के अंदर वापस ग्रोथ आ सकती है। और जैसा कि अभी न्यूज आ ही रही है कि इन सारी चीजों के अंदर हम लोग, हो सकता है कि दिवाली से पहले पहले ही वो सारी चीजें इम्प्लाई कर दें यहाँ पे, और उस चीज के लिए कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट की। तो हम अब वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, हमें 2 महीने तो अभी कुछ ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा अगर ये टैरिफ लग जाता है तो, लेकिन हाँ 2 महीने के बाद में डेफिनेटली हम लोगों को पता चलेगा। अगर आप इसी कंपैरिजन के अंदर हमारी इंडियन मार्केट्स को और अमेरिकन मार्केट्स को देखो, तो अमेरिकन मार्केट्स अपनी लाइफ टाइम हाईएस्ट पे पहुंच गई है, और अभी तक हम लोग उस लाइफ टाइम हाईएस्ट के ऊपर पहुंचे ही नहीं है। जो हमारे 26,200 के करीब हमने निफ्टी के अंदर अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, वो अभी तक हम लोगों ने छुआ भी नहीं। हम लोग 25,600 के करीब छू के फिर वापस नीचे ही आ गए थे लास्ट टाइम पे भी, और अभी भी हम 25,200-300 के करीब ही कहीं पे घूम के और वापस अभी 25,000 पे ही जन्मोजात कर रहे हैं कि हम लोग इसको क्रॉस करके निकल जाए ऊपर की साइड पे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम के अंदर, मतलब 1-1.5 हफ्ते के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, अगर ये टैरिफ परसों से लगता है तो। नहीं तो फिर उसके बाद में हम, अगर नहीं लगता है ये, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम हो सकता है कि दिवाली के टाइम पे एक न्यू लाइफ टाइम हाईएस्ट भी देख ले मार्केट के अंदर। ठीक है, और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है विनीत जी कि जैसे आपने बोला कि अप एंड डाउन्स तो होते हैं और बिल्कुल होंगे। हमने एक चीज और देखी थी, जब इस टैरिफ का ऐलान हुआ था, जब ये बातें हुई थी, तब भी आप देखिए उस ऐलान के बाद ही कितनी बड़ी गिरावट हुई थी। तो क्या हम उतनी ग्रोथ कर पाएंगे? क्योंकि आपने कहा धीरे धीरे ये चीजें होंगी, लेकिन हम मतलब क्या ऐसे लॉस में जाएंगे जिसे हम गेन नहीं कर पाए, या फिर हमारे लिए एक बैलेंसिंग होगा? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी 2 महीने तो हमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में खुद की इंटरनल डिमांड्स इतनी ज्यादा होंगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन के अंदर हमारे पास में खुद की इंटरनल डिमांड्स होंगी, तो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। और इस टाइम पे बहुत ज्यादा व्यापारी, छोटे लोन्स और इन सारी चीजों के अंदर और भी बाकी दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे सर्कुलेशन चलेगा, लेकिन हाँ उसके बाद में डेफिनेटली हम लोगों के पास में वैसे ही अपनी इकोनॉमी इस टाइम पे थोड़ी स्लो डाउन पे चल रही है। ये गवर्नमेंट भी अभी इस टाइम पे मान चुकी है कि हाँ थोड़ा स्लो डाउन है मार्केट के अंदर, तो उस चीज का इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा मार्केट्स के अंदर, और खासतौर से नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है परसों से तो। और इसके अवेज के अंदर अगर हम लोग, क्योंकि बेसिकली देखो मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि ये एक बिजनेसमैन है, अगर इसने टैरिफ वापस लिया तो बहुत अच्छा है, हमारे साइड से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया इनके पास में कि जो जयशंकर जी ने बोला इनको कि हाँ हम लोग जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे, तो दैट इज अ फेयर डील के, मतलब हम लोग कहीं पे ना एक बहुत फेयरली बात कर रहे हैं, एक सामने से कुछ भी चीज बोल रहे हैं तो हम उस चीज को ऐसा नहीं कि उनकी बात को मान रहे हैं और हम लोग उनसे ही पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो भी, लेकिन जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है और हमारे देश के हित के अंदर है तो हम क्यों ना वहां पे जाएं। तो जहां पे भी एक, अगर वो बिजनेस की तरह सोच रहे हैं तो हम लोग क्यों ना सोचे उस चीज को बिजनेस की तरह। अगर हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर फॉर्म रहेंगे तो आगे हमारे देश के लिए भी इस चीज के लिए अच्छा है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शायद स्लो डाउन रहे, लेकिन हम लोग आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। इनको इस चीज से अमेरिका को एक बहुत अच्छा अंदेशा मिल जाएगा कि हाँ अब इंडिया उस दबिश में नहीं है जो हमारे पास में पहले रहता था, या फिर पहले कभी हम लोग उसको दबा सकते थे, तो अब ऐसी अनफेयर डील्स के अंदर नहीं कभी जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस चाइना ने बहुत अच्छा जवाब दिया था आने वाले टाइम पे। बिल्कुल। तनुज जी जुड़े हमारे साथ, चलिए तनुज जी अभी हमारे साथ ऐड नहीं जी, है। मैं जुड़ गया आपके साथ। जी मैं जुड़ अच्छा, मुझे सुन पा रहे हैं तनुज जी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तनुज जी, IRC की दोस्ती इंडिया रशिया चाइना, अब इनकी दोस्ती ऐसा है कि इंडिया रशिया तो ठीक है, चाइना को लेके सभी लोग थोड़ा सा एक
क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब दोस्ती की बात होती है। लेकिन फिलहाल जो मुलाकातें हुई हैं और जो एक पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं, जो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ाएंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले जाहिर ना करें, लेकिन उनका मीटर डाउन है इन चीज़ों के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, वो क्यों करना चाह रहे थे, फिर उनकी जो एक ट्रेड डील की बात भारत के साथ लंबे समय से चल रही थी, जिसमें किसानों के हित को लेकर भारत ने दो टूक जवाब दे दिया था, नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो वो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा नाराज है भारत से कि भारत पर तो थोपने की उनकी कोशिश है और वो कर रहे हैं। अब जिस टैरिफ की बात हो रही है, यहाँ चर्चा चल रही है कि यदि वो इंप्लीमेंट होता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या बैलेंस होगा, अभी नहीं दिखेगा तो कुछ समय बाद उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि इस वक्त पे भले हम एक अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की अगली रणनीति, क्योंकि वो ट्रंप है, कभी भी कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज लाते हैं जो अचानक से आती, तो उसको फेस करने के लिए हमारी एक स्ट्रेटेजी क्या होगी, ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, अब भारत एक मजबूत आर्थिक रूप से सक्षम और एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बाहर से आयात पर नहीं है। हमारी जो डिपेंडेंसी है अब वो पूर्ण रूप से उस तरीके से खत्म हो चुकी है। अब भारत एक्सपोर्ट में एक ग्लोबली नंबर 1 देश बन रहा है। निश्चित रूप से जो ट्रेड पे अगर जिस तरीके से टैक्स को बढ़ाया गया है, तो भारत ने भी ये इम्पोज करके इसमें कोई कमी नहीं रखी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेड वॉर कोई एक तरफा है, और इसमें अभी तीनों ही बड़े देश, जिसमें भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, तीनों ने ट्रेड वॉर में अपना अपना जो है रुख दिखाया है। जैसे पहले अमेरिका ने चाइना पर जो ट्रेड का टैक्स 100% किया था, उसको चाइना ने भी 150% किया था, उसको चाइना ने भी बढ़ाकर 100% किया। ट्रेड वॉर इस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉमनली चल रहा है। लेकिन अभी इसके ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ये है कि हर देश की खास करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा डिमांड ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बनी हुई चीजों की, वस्तुओं की, भारत की चीजों की, ना कि भारत को अब वो डिपेंडेंसी है कि उसको चाइना से ही प्रोडक्ट्स चाहिए या अमेरिका से ही प्रोडक्ट्स चाहिए। वो डिपेंडेंसी भारत ने कहते हैं 70-80% खत्म कर ली है। तो कहीं ना कहीं अब हम निर्यात में जितने बड़े देश बने हैं, उतना बड़ा हमारा पूरा देश का जो है वो ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप्ड हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोगों का उतना स्पेसिफिकेशन है। वो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव की जो आप बात करते हैं, वो प्रभाव देखिए ट्रेड वॉर का शिकार कोई एक देश पर्टिकुलर नहीं है, ये वाइसा वर्सा है। अगर भारत पे ट्रेड का अगर इम्पोज किया है या चाइना पे किया है, तो उतना अमेरिका पे भी किया है। तो कोई भी ट्रेड वॉर होगा तो उसका सामान्य रूप से तीनों का सामूहिक रूप से ही बड़े कंट्री हैं, बड़े देश हैं, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली छोटे देशों को ज्यादा पड़ने वाला है, ना कि बड़े देशों पर। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनुपम जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और क्योंकि देखिए जहां तक हम आईआरसी के संबंधों की बात करते हैं, जहां तक हम टैरिफ की बात करते हैं, एक बात अभी निकल कर आई थी हमारी फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। आज यदि हमारे विदेश मंत्री बात कर पा रहे हैं या हम दो टूक जवाब दे पा रहे हैं, हम उस जगह पे हैं जहां हमें अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हम इतने कमजोर नहीं है ना, हम अपने आप को इतना कमजोर दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जब टैरिफ आ जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि ट्रंप सिर्फ एक ये माध्यम नहीं है कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश करें, और भी बहुत सी चीजें होंगी जो हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है, जिसको लेकर हम बहुत बार चर्चा में आए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बदलाव की जरूरत है, क्या आप मानते हैं इस वक्त उसकी जरूरत है? अनुपम जी अनम्यूट करिएगा। देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत ही मौजू है, और पिछले कम से कम एक साल के अंदर जिस तरह का बदलाव हम वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देख रहे हैं, उसमें यह सवाल और भी मजबूत हो जाता है कि भारत को अपनी विदेश नीति में क्या करेक्शन करना चाहिए। दरअसल मेरा यह मानना है कि विदेश नीति में करेक्शन करने का टाइम अब नहीं बचा है। अब आपको फाइन करेक्शन करना है, कोर्स करेक्शन आप नहीं कर सकते, आपने वो समय छोड़ दिया है। आपको चाइना के साथ जब रिश्ते खराब हो रहे थे, तो वो उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि चाइना की हमें जरूरत नहीं है, हम अमेरिका के पीछे चले गए। अब जब अमेरिका ने हमको आंख दिखाई, तो हम चाइना के पीछे फिर जाना की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है।
विदेश नीति में आपको परमानेंट दुश्मन, परमानेंट दोस्त नहीं देखना है, आपको लगातार सबको इंगेज करके रखना है। और भारत ने पिछले 7 दशकों से अपनी विदेश नीति के तहत ये किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भारत पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश रहा हो, पाकिस्तान के साथ हमारी दूसरी तरह की दुश्मनी है, लेकिन कोई भी देश रहा हो उससे भारत के बहुत ज्यादा दुश्मनी वाले संबंध कभी नहीं दिखाई दिए थे। हालांकि चीन के साथ हमने युद्ध भी किया था 1962 में, लेकिन उसके बाद भी चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते इस तरह के थे कि हमारी कभी उसके 1962 के बाद कोई वैसी जंग नहीं हुई थी, अनटिल अनलेस तलवार नहीं होता है। तो एक ये प्रक्रिया चली आ रही थी, जब इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है उसके बाद से भारत को वहीं पर कोर्स करेक्शन करना चाहिए था कि हम कहीं ना कहीं कुछ एक हमारा ट्रैक जो है पिछले जमाने से अलग हटके जा रहा है, तो हमको उसमें करना चाहिए। चीन को उस समय इंगेज करके रखना चाहिए था, क्योंकि चीन एक ऐसा पड़ोसी था जिसको अगर हमने फ्री हैंड दे दिया तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे दुश्मन के साथ खड़ा रहा, कंधे पे कंधा मिलाकर खड़ा रहा, भारत की सीमाओं के सामने लड़ता रहा, उससे पता चलता है कि चीन अभी भी वही है जो 70 साल पहले हुआ करता, जो 1962 के समय हुआ करता था। तो हमको ये रिश्ते उस समय करने चाहिए थे, लेकिन अब वो समय निकल गया। तो अब हमको फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है। फाइन ट्यूनिंग हम कैसे करेंगे? आज के परिप्रेक्ष्य में आपको चीन को भी इंगेज करना है, आपको रशिया के साथ तो बेहतर संबंध रखने हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। रशिया आपका एक ऑलवेदर फ्रेंड है, उसके साथ रखिए। नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है। अगर बाई चांस 50% टैरिफ एक जमीनी हकीकत बनता है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने जो भी आपके टेक्सटाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको बिल्कुल से छोड़ देंगे, क्योंकि आप अमेरिका को बहुत बड़ा एक चंक है जो टेक्सटाइल के रूप में आप निर्यात करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उनके लिए नई मार्केट तलाशें। नई मार्केट कहां तलाशेंगे? क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं टेक्सटाइल के मार्केट में, वो है बांग्लादेश और वो है वियतनाम। वो आपसे सस्ता माल अमेरिका को बेचेंगे, लोग वहां पर खरीदेंगे। अब वो अन्य जो अनवांटेड प्रेशर आपके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आएगा, उसको आपको एक मार्केट देनी है। तो आप मार्केट कहां दे सकते हैं? एक तो डोमेस्टिक मार्केट में उसको दे सकते हैं, जबरदस्त दे सकते हैं। उसका जो भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि आप डोमेस्टिकली वो अपने सामान बेच सके, और जो उसको सामान बनाने में जो लागत आती है उसमें आप कुछ कटौती कर पाए, यानी कि आप जो उसका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज रखें, जिससे कि वो अपना कॉटन, अपना जो भी रॉ मटेरियल उसको लगता है वो उसको सस्ते मिले, ताकि वो डोमेस्टिक जनता को बेच सके। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अब फाइन ट्यूनिंग का समय है, कोर्स करेक्शन का समय नहीं है। दूसरी चीज, आपको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। आसियान एक अच्छी मार्केट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप वहां पर अपने टेक्सटाइल के, जेम्स एंड ज्वेलरीज के और अपने लेदर के मार्केट्स को अमेरिका से हटा करके वहां ले जा सकते हैं। आपके पास एक अनटच्ड इलाका है अफ्रीका का, आप अफ्रीका के देशों के साथ अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। आपके पास रास्ते हैं, लेकिन वही है कि आपको वॉर फुटिंग पे ये काम करना होगा, क्योंकि अगर जितना ही हम डिले करेंगे उतना ही हम इस टैरिफ वॉर में पिछड़ते चले जाएंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने ये चीज जरूर दिखाई है कि हम चाइना की तरह अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर करने नहीं जा रहे हैं। हम चाइना से ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और शायद इसका फायदा हमको मिलेगा। हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करते कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% लगाया तो हम भी अमेरिका को 50% टैरिफ लगा देंगे। ये टैरिफ वॉर हम करने के मूड में नहीं है। हाँ, हम पोलाइटली अपनी छवि के अनुसार अमेरिका को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है भारत अब सही कर रहा है, आगे भी इस तरह करना चाहिए, लेकिन हाँ, वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा। राखी जी, बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, एक बहुत अच्छी बात फॉरेन पॉलिसी को है। देखिए, मकसद ये नहीं था या ना कभी रहेगा कि हम ऐसे सवाल उठाएं या हम वर्तमान नेतृत्व पर सवाल उठा दें। सब कुछ ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है बढ़िया है, लेकिन कुछ चेंजेस जो कुछ सालों में हम देख रहे हैं या चीज़ें से हुई हैं, वो एक सुझाव के तौर पर है। इसलिए लगता है कि शायद उसमें थोड़ा सा यदि इन सुझावों को एक्सेप्ट करके काम करें तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। केसी जैन जी म्यूट है सर, अनम्यूट करिए। जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए राखी जी, भारत देश के हर एक नागरिक के अंदर ये एक भावना है कि भारत देश किस तरीके से सिरमौर बने, किस तरीके से भारत देश आगे बढ़े, और इसको लेकर के सबके अपने अपने सुझाव हो सकते हैं। खास करके एक्सपर्ट्स की राय तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो तमाम सारे मौजू पर इसी तरीके के काम कर चुके हैं और उसके रिजल्ट भी देख चुके हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अभी अनुपम जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, और जो सवाल आपने किया कि क्या विदेश नीति में हमको आज परिवर्तन की आवश्यकता है, तो बिल्कुल देखिए, समय समय पे तमाम सारी चीजों की मांग होती है, तमाम सारी चीजें ऐड की जाती है, तमाम सारी चीजें उसमें से हटाई भी जाती है। और आज के भारत ने बहुत कुछ सीखा भी है और उसी को
परिचित करते हुए, उन्हीं चीजों को यूज करते हुए, उनसे जो अनुभव लिया उसके आधार पर आज हमने अपनी विदेशी नीति को चेंज किया है। जो चीज अनुपम जी भी कह रहे थे, तमाम सारी चीजें उन्होंने कही कि आज भारत देश ये कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पीछे हैं और ऐसा भी नहीं कि हम नई चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो समय के साथ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। एक बात और कि अभी चाइना की बात आई, तो देखिए पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि हम चाइना से सामान खरीदे या बेचे, लेकिन अगर अमेरिका को सिर्फ ये दिखाई दे कि भारत देश के संबंध चाइना से बेहतर है, कल को उससे अच्छा लेन देन हो सकता है, हमसे सस्ता सामान वो खरीद सकते हैं, बिना टैरिफ के वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे एक्सपोर्टेशन ज्यादा जा सकता है उनका, और भारत देश के अंदर बनी हुई चीजें अगर चाइना में एक्सपोर्ट हो लगी, एक बड़ी आबादी वाला वो भी देश है, तो केवल इतने से ही एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर, एक जिसको कूटनीतिक दबाव कहते हैं, वो अमेरिका पर बनेगा कि भाई हमारे बजाय और लोग भी है इनके साथ में जो सामान लेने के लिए भी तैयार, देने के लिए भी तैयार। दूसरी बात यह है कि भारत के राजदूत विनय कुमार जी ने जो अमेरिका को दो टूक कही है कि भाई देखिए आपको जहां से सामान सस्ता मिलेगा, जैसा कहा कि हम भाई वहां से खरीदेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम सारा की सारा जो हमारा आयात है, चाहे पेट्रोलियम को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को लेकर के या कुछ भी है, तो जरूरी नहीं कि हम खरीदे वहां से। एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनती है कि हाँ भाई वो देने के लिए तैयार है इतने में, तो ये होता है कि भाई वो देने के लिए तैयार है, तो अगर हम नहीं देंगे तो हमारा फिर निर्यात बंद हो जाएगा। तो ये इन सारी चीजों पे भारत देश में जो तमाम सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, व्यापारिक मामलों के जानकार हैं, उनसे सबसे राय लेकर के ही इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट होता है कि हमें आगे क्या करना है। तो जो चीज आपने कही राकेश जी, बिल्कुल सही बात है कि समय के साथ तमाम चीजों में चेंज की आवश्यकता होती है और भारत देश ने उन चीजों को स्वीकार किया है। तमाम सारी हमने अपनी विदेशी नीति में चेंजिंग भी लाई है, इसीलिए हम 4 लोगों से हमारे संबंध है, हम डिपेंडेंट किसी भी देश पर नहीं है। 100% हमारी डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री पर नहीं है, ना तो एक्सपोर्ट के लिए ना तो इंपोर्ट के लिए। दूसरी चीज अनुपम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारे प्रोडक्ट जो दूसरे देशों से चीप हो सकते हैं, अगर हम उसका एक्सपोर्टेशन करेंगे और इस चीज का ध्यान रखा जाए कि भाई इस पे लागत कम कैसे आए, अगर कोई कच्चा प्रोडक्ट है वो कैसे कहां से ले जो कम लागत पे तैयार हो, तो बिल्कुल हमारा वो माल ज्यादा बिकेगा। दूसरी बात ये कि देखिए कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो उनको ही घेरे में कहीं ना कहीं ले रही, क्योंकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका ने बनाई थी भारत देश पर, खास करके कि भारत देश उनसे ही प्रोडक्ट खरीदे, चाहे पेट्रोलियम को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स को लेकर के हो या फिर जो रक्षा सौदों को लेकर के, उनमें उसको एक करारा जवाब मिला है। भारत ने करारा जवाब दिया है कि भाई हम आपसे इतना ही व्यापार कर सकते हैं जिसमें भारत देश को लाभ, भारत देश के लाभ को किराए रख करके हम व्यापार नहीं कर सकते। और अमेरिका ने एक और प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई, क्योंकि देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब वो एग्रीकल्चर में भी इंटरप्ट करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही साथ हमारा जो दुग्ध निर्यात है और तमाम सारी चीजें जो है, तो इस पे भी वो एक डेयरी प्रोडक्ट पे ऊपर दबाव बना रहे कि भाई हमसे आप खरीदिए या आप हमको निर्यात करिए। तो इन सारी चीजों को पे भी बिल्कुल भारत ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए इसमें हम आपका बिल्कुल इंटरफेयर नहीं चाहते, हमें इसमें कोई मतलब नहीं आपसे, आप कितना भी प्रेशर बनाए इस पे हम आपके साथ सौदेबाजी नहीं करने वाले। और जो चीज राठौर जी ने कही कि देखिए शुरुआत में तो तमाम चीजों का असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक समय के साथ धीरे धीरे उन चीजों का इफेक्ट दिखाई देता है। तो अभी तो नहीं है, लेकिन एक सीजन पर जब हम आयात करेंगे और अगर उस पे एक बड़ा सरचार्ज लगता है, चीजें महंगी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी के लिए भारत देश ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे और देश हैं जिससे हमारे साझा संबंध है, हम वहां से आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। तो इसलिए भारत देश में जो प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका बना रहा था, उसमें एक जो उसको करारी मात लगी है हमें लगता है। उसके बाद ये जरूर है कि भाई 27 तारीख से लगने वाला है, लेकिन अमेरिका को भी इस पे 10 बार सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं राखी जी, अगर बाय द वे ये लगाते भी हैं तो आप देखिएगा उसके बाद में भी किस तरीके से बहुत तेजी से बैकअप भी अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
बिल्कुल ठीक है। डीपी यादव जी अपनी बात रखिएगा। डीपी यादव जी म्यूट है सर, अनम्यूट करिए। चलिए, डीपी यादव जी शायद कनेक्ट नहीं है। विनीत जी, एक छोटा सा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें ओवरऑल बाजार की दृष्टि से भी और पूरी इस चर्चा का भी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैरिफ वॉर है कुछ ज्यादा टाइम नहीं चलने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के साथ में कहीं ना कहीं ये सेटल डाउन हो चुकी है। कुछ ही अब कंट्रीज के साथ में वो अच्छा नेगोशिएशन करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं वो बस एक अच्छी डील के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर वो अच्छी डील हमें हमारे यहाँ से नहीं मिलती तो वो जैसा होगा वैसे उसके ऊपर डील करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से हम लोगों ने अच्छी डील दे रखी है वैसे उनको, इससे ज्यादा अच्छी डील मेरे अकॉर्डिंग और दूसरी कंट्री से नहीं मिलती। हाँ, लेकिन कपड़ों के अंदर अगर हम लोग बोले तो वियतनाम और बांग्लादेश के कपड़े डेफिनेटली अगर हम लोग भी अगर फील करें तो बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो वहां पे हम लोग उनकी कंपटीशन के अंदर कुछ बहुत ज्यादा अच्छे लेवल्स के ऊपर नहीं है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों से हैम्पर्ड भी हो रही है इस सारी चीजों को लेके, और आगे आने वाले टाइम में रहेगी भी। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जैसा कहते हैं कि इंसान ने और मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो कुछ टाइम के बाद में ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और ऊपर ही निकल जाएंगी। चलिए, ये मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इंसान चला गया तो ऊपर वो नीचे नहीं आएगा। ये आपने कहा, इंसान जैसे ऊपर जाता तो हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं? डीपी यादव जी, चलिए शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। अनुपम जी एक बार फिर से, क्योंकि तनुज जी भी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, एक ओवरऑल सिनेरियो देखें और एक शॉर्ट कंक्लूजन निकालें। इस वक्त क्या करें? जो जैसा चल रहा है उसको वहीं पे स्टॉप करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए टैरिफ क्या निकल कर आता है, और उसके बाद की क्या चीज़ों में बदलाव करने की हमें ज़रूरत होगी। अनुपम जी अनम्यूट करिए सर प्लीज। राखी जी, वेट तो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। वो अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। तो अगर हम वेट ही करने लग जाएंगे तो आज न सही कल हमको इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन पे वो डालते रहेंगे। और उन्हें मन बना लिया है पहले दिन से ही, जब से वो अमेरिका गद्दी पर बैठे इस बार अपने इस टर्म में, तो भारत को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो भारत को उनसे पार पाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। पार पाने का मतलब नहीं कि आप अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ दे या टैरिफ वार शुरू कर दे, लेकिन हाँ, मैच्योरिटी के साथ अपनी एक लिगेसी के साथ अमेरिका के हर बात का जवाब देना है। एंटीसिपेशन बहुत जरूरी है। अमेरिका क्या करने वाला है उसको आपको पहले एंटीसिपेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो आज की मेरी एक खबर मैंने देखी, उससे थोड़ा सा मुझे उत्साह हुआ, क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत ने अपनी एक दूसरी लॉबी को काम करने के लिए भेजा है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करेगी और वहां से भारत के लिए एक बेहतर नेगोशिएशन लेकर के आएगी। तो इसी तरह से आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपने सेक्टर्स को भी बचा सकें, अपने इकोनॉमिक्स को भी बचा सकें, और लॉन्ग टर्म में जिस इफेक्ट के जिस परेशानी के होने का अभी अंदेशा है, उस परेशानी से हम लोग अपने आप को निकाल सके। तो भारत सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। अब चैन से बैठने का वक्त नहीं है। केसी जैन जी, और अभी एक सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी है जो आ रही है कि जो टैरिफ लगने वाला है उसको लेकर बैठक शुरू हो गई है। मतलब भारत अलर्ट तो है अनुपम जी, बैठकें हो रही हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है कि क्या डिसीजन वो लेता है। यानी आप सही कह रहे थे, हमें वेट नहीं करना है, हमें अपनी रणनीति पर, स्ट्रेटेजी पर काम करते रहना है। केसी जैन जी जी, देखिए राखी जी, अनुपम जी ने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, भारत देश लगातार तमाम सारे देशों के साथ जो मधुर संबंध बना रहा है लगातार। और अभी आप देखिए कि एक चीज और भी है कि अभी राठौर जी ने भी कहा कि भाई देखिए, कल की हमारी देखने को मिली चाइना के साथ में, लेकिन लंबे समय तक हम उसको नहीं रख सकते हैं। और चाइना ने भी कहीं ना कहीं सरेंडर किया, तो वहां के भी जो विदेश मंत्री वो भी आकर के मिलते हैं। भारत देश के जो हमारे विदेश मंत्री हैं और उनके साथ में अच्छी वार्ता होती है। तो देखिए, जब हमारे 4 लोगों से अच्छे संबंध है, हमारे पास 4 केंद्र है व्यापार के लिए, तो एक व्यापारिक केंद्र हमारे ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है कि हम आपके साथ। और जब नेगोशिएशन के लिए मोल तोल के लिए हमारे पास जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो एक व्यक्ति ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना सकता है, एक कंट्री हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकता है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए
कि हम किस तरीके से सस्ता और अच्छा माल तैयार कर सके जो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास हो, आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए हमारे पास 4 कंट्रीज हो, जिससे कि हम बात कर सके कि भाई हमको वहां सस्ता मिल रहा है, वहां से हम खरीदेंगे। तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, और सिर्फ इतना ही उद्देश्य है जो अमेरिका ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई कि सारा की सारा जो सौदेबाजी है, जो खरीद फरोख्त है, वो हमारे देश की हो, भारत देश के अंदर, क्योंकि उसको 140 करोड़ उपभोक्ता भारत देश का दिखाई देता है कि भारत देश के 140 करोड़ उपभोक्ता है। अगर भारत देश हमारे हाथ से निकल गया तो अगर उसकी 10 कंट्री के साथ में जो व्यापार है, भारत देश अकेला इतना व्यापार कर रहा है। तो इस डर के वजह से ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की योजना ट्रंप ने बनाई। लेकिन जब उससे बड़ा हमने दांव एक देने का काम किया अमेरिका को कि नहीं हमारे पास है दूसरे कंट्री, आप प्रेशर पॉलिटिक्स से काम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं बैकअप होना पड़ेगा जो है ट्रंप को। अगर नहीं भी होते तब भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा करेंगे नहीं, वो टैरिफ लगा के अपने घर में बैठे। हमारे पास जब 4 कंट्रीज और हैं तो हम अच्छा काम, उससे अच्छा काम करें। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि कॉस्टली एक्सपोर्ट हो रही है तो कॉस्टली इंपोर्ट हो रही है, तो दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम वहां से 5% माल 10% माल कॉस्टली इंपोर्ट करते हैं बाय द वे अमेरिका से, तो दूसरी तरफ हम दूसरी कंट्रीज से अगर उसमें 50%, 20%, 30% डाउन रेट पे चीजों का इंपोर्ट करते हैं तो वो चीजें पहले से बराबर हो जा रही हैं। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए, उससे ज्यादा प्रेशर अगर भारत देश स्वयं अमेरिका पे बना रहा है तो उसकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी। और भारत देश की उन्नति का जो हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, एक सपना है हम लोगों का कि भारत देश सिरमौर हो, एक तो बहुत तेजी से बढ़ के उभर के आगे आया है, लेकिन सिरमौर नहीं बन पाया है। बिल्कुल, तो जिसमें लगे हुए हैं उसमें हमको जरूर सफलता आज नहीं कल मिलेगी। देखिए केसी जैन जी, जो कदम हमने जवाब देने का उठाया है, यदि हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे और बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम पॉजिटिव हम अपनी बात रखते रहेंगे कि हमें यहाँ फायदा है, हम ऐसा करेंगे, तो ये बहुत अच्छा जवाब होगा। उनको अपना बीपी बढ़ाना है, ट्रंप को बढ़ाने दीजिए, क्योंकि वो भी अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। भाई वो कृषि प्रोडक्ट को लेकर, उन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे? क्योंकि उनको फायदा होता, उनकी ट्रेड डील थी, तो हमने उसे नकारा क्योंकि वो हमारे यहाँ सुटेबल नहीं होती। हमारे यहाँ की जो एक संस्कृति है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो हमने मना कर दिया। तो ये जो चीजों पर हम चलते रहेंगे और फिर अपने आप को उस पायदान पर भी लाके खड़े करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। खैर, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है कि टैरिफ का काउंटडाउन और ट्रंप का मीटर डाउन, बिल्कुल देखिए चिंता होगी जब 3 एक बड़ी शक्तियां, जिसमें इंडिया को लीजिए, रशिया को लीजिए और आप चाइना को लीजिए, जब ये लोग आपस में मेल मुलाकात कर रहे हों, बिजनेस को लेकर बात कर रहे हों, अपने रिश्तों को लेकर बात कर रहे हों, तो फिर ट्रंप की टेंशन क्यों नहीं बढ़ेगी? तो वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर सफल होती नहीं दिख रही, इसलिए उनका मीटर फिलहाल डाउन है। अब यदि वो सोच रहे हैं कि टैरिफ लगा देंगे, सब कुछ हाहाकार मच जाएगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और जितना पड़ेगा वो भी एकदम से नहीं, शायद धीरे धीरे, लेकिन तब तक हम उससे उबरने के लिए अपनी रणनीति पर काम करेंगे, जिसके लिए बैठकें भी शुरू हो गई हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।